कर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। उससे पहले आज की सीरीज जो है ये बेसिकली रिवीजन क्लास है, जो सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं और उन महत्वपूर्ण पक्षों का रिवीजन का ये समय है। तो हम लोग अधिक समय ना लेते हुए क्विक रिवीजन के रूप में सप्ताह भर के महत्वपूर्ण घटनाओं को देखने वाले हैं। और आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें यहां 2 लाइन मोटिवेशनल कोट के रूप में। देखिए लिखा गया है, क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। मतलब आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वतः अपनी ईमानदारी से कार्य करना होगा और निरंतरता बनाए रखना होगा। थकना मना है, रुकना मना है। इसी क्रम में अगर आप लगातार कार्य कर रहे हैं तो आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और आप लोग से यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखिए इस सेशन का पहला प्रश्न। देखिए पहला है, हाल ही में चर्चा में रहा रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी पहली बार कौन सा राज्य करेगा? तो यहां जो सही है ये सिक्किम राज्य के द्वारा किया जाएगा। यहां जाने की सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। गंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि रणजी ट्रॉफी जो सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? 1934 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और पहला मैच मद्रास और मैसूर के मध्य में हुआ था। और हाल ही में पहली बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन रही है? तो मुंबई जो है सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी की जो जीतने वाली टीम रही है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बोलकर तुर्क जी को नियुक्त किया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। ये किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रिया देश से संबंधित है। अब यहीं पे ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसके 6 भाग हैं, मुख्य 6 भाग, और यहां पर 6 भाषाएं यूज की जाती हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की वो कौन सी शाखा है जिसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र से बाहर है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग जो है ये यूएसए से बाहर है। कहां है? स्विट्जरलैंड में है। ये कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद का निधन हो गया? तो यहां देखिए यह जो पुरातत्वविद है इनका नाम है बीबी लाल। इनका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि 1970 के दशक में अयोध्या मंदिर विवाद में मुख्य पुरातत्वविद के रूप में किसने कार्य किया है? तो बीबी लाल जी ने कार्य किया है। साथ ही साथ कालीबंगा जो कि राजस्थान से संबंधित है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो बीबी लाल थे। साथ ही साथ वीके थापर। अगर हम बात करें 2 प्रश्न और भी आप यहां से याद रखिए। सन 2000 में इनको पद्म भूषण सम्मान, साथ ही साथ 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये गुजरात के लोथल में किया जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोले जाने की घोषणा कहां की गई? गुजरात में। अगर बात करें NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की इकाई
कहां पर स्थापित की जा रही है? तो गिफ्ट सिटी में। और गिफ्ट सिटी कहां से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। अगर बात की जाए नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित किया गया। यह किससे प्रेषित है या किसकी स्मृति में मनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में मनाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक पहल की शुरुआत किया गया? यहां देखिए सही हमारा जो है आवास एवं शहरी मंत्रालय। अब हम जाने कि इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं इसके केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही साथ यहां से एक प्रश्न याद रखना है आपको, स्वच्छ अमृत महोत्सव जो कि पहले अमृत महोत्सव आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से जाना जाता था। तो आपको ध्यान रखना है कि आजादी का अमृत महोत्सव कब से प्रारंभ किया गया? तो 12 मार्च 2021 से प्रारंभ किया गया और हाल ही में आजादी के 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को प्रतिवर्ष आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था 2003 ईस्वी से। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है, हाल ही में भारत के किस पूर्व न्यायाधीश का निधन हो गया? यहां देखिए सही विकल्प हमारा है कमल नारायण सिंह। अब यहां से एक दो बिंदुएं आपको जरूर याद रखना है। अगर बात किया जाए कि सबसे कम उम्र की, तो ये मात्र 18 दिन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे और ये किस क्रम के थे? 22वें। अब यहां पर अगर कम के बारे में हमने बात कर लिया मित्रों, तो अधिक के बारे में भी जानना चाहिए कि सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो वाईबी चंद्रचूड़ जी ये 16वें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। अब यहां वर्तमान में भी जाने कौन है? तो 49वें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यू ललित जी जो हैं ये भारत के वर्तमान में 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में नामित किया गया है? तो प्रिंस विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा वंदे भारत 2 नामक हाई स्पीड ट्रेन का नया अवतार पेश किया गया। इसकी अधिकतम गति कितनी है? तो इसकी गति जो है 180 किलोमीटर है। अब यहां बात हो रहा है रेल से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है कि रेल बजट को आम बजट से किस कमीशन के आधार पर अलग किया गया था? तो एडवर्थ कमीशन के आधार पर इसको अलग किया गया था। जबकि अगर पूछा जाए रेल बजट को नॉर्मल बजट या आम बजट के साथ विलय किसकी कमीशन पे किया गया? तो विवेक देवराय समिति के आधार पर इसको एक किया गया। अगर हम बात करें रेलवे केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। अगर बात करें सीईओ कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। साथ ही साथ वंदे भारत की बात हो रही है, तो बजट से एक शब्द आप याद रखिए, बजट शब्द का उल्लेख राज्य व्यवस्था में है, तो आप कहिए बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो आप वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? 112 अनुच्छेद में उल्लेख है। और बजट में वंदे भारत 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाए जाने की घोषणा की गई है बजट में। साथ ही साथ याद रखना है गति शक्ति के कितने स्तंभ बजट में बताए गए हैं? तो 7 स्तंभ बताए गए हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहां जाने कि नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का स्थान पे कौन सा नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग की गठन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015। यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर जी हैं। साथ ही साथ उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है हाल ही में किस दिवस को संत विनोबा भावे जयंती का आयोजन किया जाता है? तो यहां देखिए प्रतिवर्ष 11 सितंबर को विनोबा भावे जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां विनोबा भावे जी से 3 प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए
कि भारत में पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो विनोबा भावे जी हैं। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर ले यहां भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगर बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे जी थे। और अगर हम बात कर ले यहां अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में चर्चा में रही एशिया कप का खिताब किसने जीता? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, आपको जरूर नोट डाउन करना है, याद करना है। तो ये श्रीलंका ने जीता, ये विजेता टीम के रूप में रही। आपको उप विजेता याद रखना है, पाकिस्तान जो है ये उप विजेता टीम रहा। अब दो प्रश्न और भी यहां देख लीजिए। अगर हम बात करें टी20 एशिया कप का ये कौन सा संस्करण था? ये 15वां संस्करण था। ये कब से प्रारंभ किया गया है? तो 1984 ईस्वी से टी20 एशिया कप का आयोजन किया जाना प्रारंभ किया गया। पहला किसने जीता था? भारत ने जीता था। और अब तक सबसे अधिक टी20 एशिया कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। कितनी बार? 7 बार। अगर बात करें श्रीलंका की तो इन्होंने 6 बार टी20 एशिया कप जीता है। इसका आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन पहले श्रीलंका में सुनिश्चित था, लेकिन राजनीतिक उथल पथल के कारण इसे यहां से स्थानांतरित करके यूएई में इसका आयोजन किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो यहां ये पंजाब में आयोजन किया गया। अब यहां ध्यान देना है, भारतीय सेना और वायुसेना। अब इस युद्धाभ्यास का नाम आपको याद रखना है, गगन स्ट्राइक जो है ये युद्धाभ्यास का नाम है। इसमें कौन सी सेना? भारतीय सेना और वायुसेना ने भाग लिया है। अगर हम बात करें थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहां पर वायुसेना से, तो वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी जी वायुसेना के प्रमुख हैं। जबकि थल सेना के प्रमुख के बाद हम बात करें तो मनोज पांडे जी थल सेना के प्रमुख हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रही मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता? ये वंशिका परमार हैं, आपको याद रखना है। अब यहां से कुछ कंफ्यूजन वाले प्रश्न आपको और भी याद रखने हैं, जो कि बार बार आपको कंफ्यूज करेंगे और प्रश्न गलत होने की प्रायिकता अधिक होगी। तो हम इसको रिपीट कर लें। अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जा रहा है कि मिस इंडिया कौन है? तो सिनी सेट्टी जो है ये मिस इंडिया है। अगर बात किया जाए मिस यूनिवर्स कौन है? तो हरनाज संधू हैं और ये चंडीगढ़ से संबंधित है। और ये 17वां जो कांटेक्ट हुआ था इसकी विजेता रही है हरनाज संधू, और भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स रही हैं। अगर बात किया जाए मिस वर्ल्ड कौन है? तो मिस वर्ल्ड कौन है? तो कैरोलिना है। और ये कहां की हैं? ये पोलैंड की हैं। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा है। अगर बात किया जाए मिस दीवा हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है या कौन चुनी गई हैं? तो दीविता राय हैं। और मिस दीवा का खिताब किसने जीता है? दीविता राय ने जीता है। और इनको ताज किसने पहनाया है? हरनाज संधू ने। साथ ही साथ आपको यहां याद रखना है मित्रों कि जो 2023 में अगला प्रतिनिधित्व 71वां मिस यूनिवर्स का प्रतिनिधि है वो भारत की तरफ से किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये मिस दीवा जो दीविता राय हैं इनके द्वारा किया जाएगा। अगर हम बात कर ले यहां महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में, अन्य प्रश्नों के रूप में, तो अगले प्रश्न को देखें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अब बात किया जाए एरोन फिंच की तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें हाल ही में सुरेश
सुरेश रैना ने हाल ही में संन्यास लिया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है सुरेश रैना की एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है बिलीव। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है बिलीव किसकी आत्मकथा है, तो सुरेश रैना की है। अगर बात करें वेन स्टोक, इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये कहां से संबंधित है, इंग्लैंड के खिलाड़ी कौन है, वेन स्टोक। और मुशर्रफ रहीम जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए अगले प्रश्न को देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है, तो 89वां स्थान भारत का है। अब यहां पर अगर देखें कि विगत वर्ष में इसका स्थान कितना था, तो इसका स्थान 95 था। कितना था, 95 था। और वर्तमान में कितना स्थान है, तो ये 89 है। अगर हम बात कर लें कि प्रथम स्थान पे कौन है और अंतिम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे हांगकांग जो है ये प्रथम स्थान पे है, और अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस है, जबकि हांगकांग की राजधानी हांगकांग सिटी है। अब यहां पर अगर हम बात कर लें, वेनेजुएला आपका अंतिम स्थान पे हो गया और हांगकांग पहले स्थान पे हो गया। भारत का स्थान यहां पर 89वां हो गया। साथ ही साथ आपसे अगर पूछा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 150वां है। और विगत वर्ष में इसका स्थान कितना था, 142वां था। 8 अंक का गिरावट आया है। अगर हम बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 180 देशों में अंतिम पायदान पे भारत है, 180 रैंक पे। अगर हम बात करें बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 43 जो है भारत का स्थान 43वां है, और प्रथम स्थान पे यहां यूएसए है। और अगर हम बात कर लें प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 37 जो है प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है। ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं। अगर आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो इंडेक्स से और युद्धाभ्यास से ये कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं जहां से लगातार प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर एक सड़क बनाए जाने की घोषणा की गई, मतलब किस राज्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, बिपिन रावत जी से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो बिपिन रावत जी थे। साथ ही साथ अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर, तो किबिथु जो स्थल है, जो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है, इसी स्थान पे सड़क का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर, साथ ही साथ एक सैन्य स्टेशन का नाम भी इनके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई। अब यहां से एक प्रश्न और भी आप ध्यान रखिए, अगर बात किया जाए यहां पर 2022 के पद्म सम्मानों की, तो 4 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, तो उसमें एक जो थे ये जनरल बिपिन रावत जी भी थे। साथ ही साथ इनका संबंध किस राज्य से है, ये उत्तराखंड से है। वो 4 लोग कौन थे, तो आपको याद रखना है राधेश्याम खेमका, ये उत्तर प्रदेश से, साथ ही साथ कल्याण सिंह, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, और प्रभा आंत्रे, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थी, और जनरल बिपिन रावत जी जो हैं ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे। टोटल 4 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्मश्री और 107 लोगों को 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री, टोटल 128 पद्म पुरस्कारों का घोषणा किया गया। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये नागालैंड का ये महोत्सव है, और यहां पर पहली बार इसका आयोजन किया गया। और ऐसा माना जाता है कि ये नागा मिर्च जो है विश्व की सबसे तीखी मिर्च है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहीं से हम लोगों ने पढ़ रखा है व्हीटली अवार्ड, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल कहा जाता है। इसे किसे दिया गया था, तो नुकलू फार्म को दिया गया था। साथ ही साथ दूसरे कौन है, तो वर्तमान में चारुतास मिश्रा जी को व्हीटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में चर्चा में रही यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाली परीक्षाओं में यहां से प्रश्न जरूर बनने हैं, आपको जरूर याद रखना है और इसको नोट डाउन करके रखना है। कई बार जितना हो सके उतना रिवीजन आप इसको जरूर रखिए। देखिए यहां जो सही है ये ईगा स्वेटेग है।
अब यूएस ओपन की बात किया जाए तो ईगा स्विएटेक ने जीता है, और ये किस देश की हैं? ये पोलैंड से हैं, और पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी वार्सा है। अगले प्रश्न के रूप में अगर देखें, हाल ही में किस देश के द्वारा नया परमाणु निवारक कानून बनाया गया? तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा बनाया गया। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है, और यहाँ के प्रशासक कौन है? तो तानाशाह जो किम जोन उन जी यहाँ के तानाशाह हैं। अब यहाँ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, जबकि दक्षिण कोरिया की बात की जाए दोस्तों तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। एक प्रश्न और याद रखिए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो 38वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में देश भर में अभियंता दिवस या इसी को इंजीनियर्स डे के नाम से जाना जाता है कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस या इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें किसकी स्मृति में मनाया जाता है तो भारतीय इंजीनियरिंग के जनक या भारतीय इंजीनियरिंग के जनक के रूप में जाने जाने वाले विश्वेश्वरैया जी के स्मृति में मनाया जाता है। और इनके द्वारा कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध का निर्माण किया गया है, और इन्हें बांध का जनक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कर्नाटक राज्य से तो कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध, आपसे बांधों से प्रश्न पूछ लिया जाता है किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है कृष्णा सागर बांध। अगले प्रश्न के रूप में देखें, अगला है हाल ही में 74वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो ये सक्सेशन ने जीता है। अब दो प्रश्न यहां से याद रखिए कि इसका आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन यूएसए के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया। साथ ही साथ यहां बात हो रही है ड्रामा की, तो ड्रामा में सक्सेशन को दिया गया है, जबकि हम यहां बात करें कॉमेडी की तो टेस हेल्सा जो है ये इसको दिया गया था कॉमेडी के रूप में। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में चर्चा में रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो यहां जो सही विकल्प हमारा है विनेश फोगाट है। अब यहां जाने कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो सर्बिया की राजधानी जो है वेलग्रेड में इसका आयोजन किया गया। अब यहां पर इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, इससे पहले 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था? कजाकिस्तान में किया गया था, और यहां पर भी इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। अब ऐसा करने वाली 2 कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान है। आइए अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में चर्चा में रहा सिरपी स्टूडेंट रिस्पांसिबल पुलिस इनिशिएटिव नाम का कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें शुरुआत में जो 50 बच्चे मतलब 100 स्कूलों से 50 बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और पुलिस की कार्रवाइयों का प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा, यह पुलिस की जिम्मेदारियां उनको दी जाएंगी। यहां से आपको याद रखना है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया या किस सरकार की पहल है? तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, T+2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये कहां पर स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले किसे सम्मानित किया गया था? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसे सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें यहां मुख्यमंत्री के बारे में तो M.K. स्टैलिन जी मुख्यमंत्री हैं और R.N. रवि जी जो है यहाँ के राज्यपाल है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला डिजिटल एड्रेस के साथ स्मार्ट सिटी शहर कौन सा बना है? तो ये इंदौर है। आपको पता है यहां मध्य प्रदेश का ये शहर है इंदौर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ इंदौर जो है भारत का पहला डिजिटल एड्रेस वाला शहर बना है। साथ ही साथ स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार पहले स्थान पे कौन सा शहर है? इंदौर है। साथ ही साथ याद रखना है
कि 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इंदौर में किया जाएगा। अब यहां प्रवासी दिवस से आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें प्रवासी भारतीयों का योगदान भारत के विकास में, इसको सुनिश्चित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इसी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस भारत आए हुए थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में चर्चा में रहा रामकृष्ण मिशन के लिए जागृति कार्यक्रम, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने शुभारंभ किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा प्रदान किया गया है। अब यहां से आपको याद रखना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। अब शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय जो है ये 2015 से पहले, शिक्षा मंत्रालय 2015 से पहले किस नाम से जाना जाता था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। यहां जागृति से आपको सीखना है, यह जागृति का यहां पर लक्ष्य क्या है? तो यह जागृति स्वामी विवेकानंद के जीवन के जो उच्च आदर्श हैं उन आदर्शों को युवाओं में प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां रामकृष्ण मिशन की बात हो रही है तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ इनका नाम बचपन का था। इनको स्वामी विवेकानंद या विवेकानंद का नाम किसने दिया था? तो राजा अजीत सिंह, जो कि खेतड़ी के राजा, राजस्थान के राजा अजीत सिंह जी के द्वारा विवेकानंद का नाम दिया गया। एक प्रश्न और याद रखिए, शिकागो सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी जी किस सन में गए थे? तो वो 1893 ईस्वी में सनातन धर्म के प्रचार के लिए शिकागो में भाग लेने के लिए गए थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। 2 बुकें हैं, एक है राजयोग और एक याद रखना है कर्मयोग। इन बुकों का संबंध किससे है? तो स्वामी विवेकानंद जी से है। आपको इनका एक कोट याद रखना है, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आपका अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और देखें अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार और किस भारतीय राज्य द्वारा 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौता किया गया? तो यह राज्य कौन सा है? असम है। हाल ही में चर्चा में रहा पिछले वर्षों से बोडो जनजाति जो पाई जाती है यहां, उनके द्वारा बोडोलैंड बनाए जाने के कारण यह चर्चा में रहे और इसी में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हैं, शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ जगदीश मुखी जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। आपको ध्यान रखना है कि भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क या एक सींग गैंडा कहां पर पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि असम राज्य से संबंधित है। भारत का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो देहिंग पटकोई वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि असम राज्य से संबंधित है। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई में खोदा गया था, यह किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप के नाम से असम जाना जाता था। आपको यह भी प्रश्न याद रखना है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा कहां पर बायो इथेनॉल परियोजना प्रारंभ किया गया? यह गुजरात के हजीरा में यह प्रारंभ किया गया बायो एथेनॉल परियोजना। इससे पहले कहां किया गया था? तो बिहार के पूर्णिया जिला में बायो एथेनॉल का संयंत्र लगाया गया था। अगर हम बात कर ले यहां गुजरात राज्य से, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात राज्य में गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर के लिए, जबकि ब्लैक बक नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो अहमदाबाद को जाना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर पूर्वी भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कोयंबटूर होगा, और अगर उत्तरी भारत का
मैनचेस्टर पूछा जाए तो यहां पर कानपुर होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। देखिए यहां दिया गया है, ये क्रम है। पहला आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन होता है और चौथा यूएस ओपन होता है। यहां से आपको किस कोर्ट पे खेला जाता है, यहां से प्रश्न बनता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जबकि फ्रेंच जो है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर। और विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और यूएस ओपन जो है ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला टेनिस का ग्रैंड स्लैम है। अब यहां पर रोजर फेडरर से अगर हम बात करें तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो राफेल नडाल हैं। ये किस देश से संबंधित है? इनका संबंध स्पेन देश से है। कहां से हैं? स्पेन से है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन की तो इसका पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। और महिला वर्ग की बात करें दोस्तों तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें, पुनः एक बार राफेल नडाल ने पुरुष वर्ग में जीता है और महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक ने जीता है। अगर विंबलडन की बात करें तो महिला वर्ग में पहली कजाक महिला या पहली एशियाई महिला एरिना रिबाकिना ने जीता है और पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये सर्बिया से संबंधित है। अगर बात करें यूएस ओपन की तो यूएस ओपन में महिला का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है जो कि पोलैंड की हैं। और पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने जीता है जो कि स्पेन के हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहे अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे शपथ लिया गया? किसने शपथ लिया? तो जोजोआ लोरेंजो जो हैं ये दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ लिया है। अब अंगोला की बात करें तो अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा जो है यहां की राजधानी है। ये दक्षिण अफ्रीका का देश है। आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है या अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किस दिवस को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां से पर्यावरण के दृष्टिकोण में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो पर्यावरण या पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए उत्तराखंड से प्रारंभ किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा या बाबा आमटे के द्वारा यह प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था पर्यावरण की रक्षा करना या पेड़ों की कटाई को रोकना। आपको प्रश्न ये जरूर याद रखना है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा? तो सुंदरलाल बहुगुणा, साथ ही साथ बाबा आमटे। और आपको याद रखना है एपीको आंदोलन जो कि कर्नाटक राज्य में प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न के रूप में देखें। हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। अब इस प्रश्न से महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो और भी संबंध है अगर उनको हम देख लें तो हमारा प्रश्न कभी गलत होने वाला नहीं है। जैसे अगर हम बात करें यहां अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ की तो सबसे पहली बार भारत में इसका सम्मेलन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में इसका पहले बार सम्मेलन हुआ था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है और यह 4 दिवसीय सम्मेलन है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो वगीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। यह किससे संबंधित है? यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दुग्ध उत्पादन जो है यह श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहां से आपको कंफ्यूज करने के लिए एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंध ऑपरेशन फ्लड का है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो 27 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जबकि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक डाटा और याद रखिए कि विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो भारत करता है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहां होता है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में यूएस ओपन 2022 का एक
एकल पुरुष का खिताब किसने जीता? तो अभी हम लोगों ने प्रश्न के माध्यम से देखा है, कार्लोस अल्काराज ने जीता है, और ये कहां के हैं? स्पेन के हैं। और ये 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसमें लास्ट का ग्रैंड स्लैम कौन होता है? यूएस ओपन होता है। और ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्काराज बन गए हैं, और महिला वर्ग में कौन बन गई हैं? इगा स्विएटेक बन गई हैं। अगर हम बात करें इन्होंने किसको पराजित किया है, तो ट्यूनीशिया के कास्टर रूड को इन्होंने पराजित किया है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में चर्चा में रहा 17A, इसको आप जरूर नोट डाउन करिए, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। 17A YD 126531 का संबंध किससे है? तो यह छोटा जहाज है, या इसी को स्ट्रेंथ फ्रीगेट के नाम से जानते हैं। अब अगर इसके नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम तारागिरी है। क्या नाम है मित्रों? तारागिरी है। तारागिरी क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र में तारागिरी नामक की पहाड़ी है, इसी के नाम पर रखा गया है तारागिरी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मझगांव शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये कितनी बनाई जानी है? तो भारत के द्वारा 7 बनाई जानी है, और ये क्रमशः कौन सा है? ये 5वां है। अब इसी क्रम में आपको याद रखना है INS विक्रांत, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला स्वदेशी पोतवाहक विमान कौन है? INS विक्रांत है, 100% स्वदेशी। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है INS सिंधु ध्वज हाल ही में नौसेना से डिकमीशन किया गया है। किसे? INS सिंधु ध्वज को। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किसे ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? तो किंग्स चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये 73 वर्ष की अवस्था में, मतलब सबसे उम्रदराज स्थिति में इन्होंने ब्रिटेन के सम्राट का पदभार ग्रहण किया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, आपसे ग्रेट ब्रिटेन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन किन किन देशों के संयुक्त रूप को कहा जाता है, या किन किन देशों से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना है? तो आपको याद रखना है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, साथ ही साथ आयरलैंड, इन देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये राखीगढ़ी में किया जाएगा। राखीगढ़ी किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है राखीगढ़ी। आपको याद रखना है हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हरियाणा का गठन हुआ था। हाल ही में 35वां सूरजकुंड मेले का आयोजन कहां किया गया? हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया? हरियाणा में। अगर बात की जाए ई अधिगम योजना किस सरकार की पहल है? तो हरियाणा सरकार की पहल है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। जबकि राज्यपाल के बारे में बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय जी यहां के राज्यपाल हैं। अगर हम बात कर लें, यहां हड़प्पा से बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। आइए इसी क्रम में अगला है प्रश्न देखें, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने YSR कल्याणमस्तु और YSR शादी तोहफा नामक योजना प्रारंभ किया? तो ये आंध्र प्रदेश की योजना है। अब यहां नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, तो यहां के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी जी हैं, जबकि राज्यपाल के बारे में बात करें तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जी हैं। जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है 1956 में। अगर बात करें फलों के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो यहां पर पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। जबकि ध्यान रखना है सब्जियों के उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 12वां संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। आपको यहां से ये भूलना नहीं है, अगर संस्कृति महोत्सव पूछा जा रहा है तो आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन अगर युवा महोत्सव पूछा जाए तो उसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्रालयों के मामले की मंत्री कैथरीन कोलोन ने 3 दिवसीय भारत की यात्रा की? तो ये फ्रांस की विदेश मंत्री हैं, और इन्होंने भारत के विदेश मंत्री
एस जयशंकर जी से द्विपक्षीय वार्ता की है। साथ ही साथ दोनों में जो संबंध हैं उनको और प्रगाढ़ता लाने के लिए तमाम सारे जो समझौते हैं उसको ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। अब यहां फ्रांस की बात हो रही है तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कांस फिल्म समारोह का आयोजन कहां किया जाता है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाता है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 35वां 33वां संस्करण का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? तो यह फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है यहां किया जाएगा। और कांस फिल्म समारोह में आधिकारिक रूप से एंट्री पाने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। जबकि जूरी मेंबर में शामिल होने वाली भारतीय कौन है? तो दीपिका पादुकोण है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में डॉक्टर विलियम समोई रूटो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? यहां देखिए, ये इसकी जो शपथ लिया इन्होंने केन्या की। अब केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। अब आपको ध्यान रखना है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां स्थित है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। आपको याद रखना है यार लैपिड कहां के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो इजराइल के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। कौन? यार लैपिड। अगर बात की जाए मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? फिलीपींस के। अगर यही बात करें हम श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंधे। अगर हम बात कर लें ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं तो कौन है? तो लीज ट्रेस जो हैं ये तीसरी महिला के रूप में चुनी गई हैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के रूप में। आइए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन गियरबॉक्स का संबंध किससे है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय का ये कार्यक्रम है और इसका संबंध ऑपरेशन गियरबॉक्स से है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मादक पदार्थों के तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ इसके लिए एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया जिसका नाम है निदान प्रोजेक्ट या निदान कार्यक्रम। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये रेल मंत्रालय की पहल है। इसके द्वारा मादक पदार्थों के रोक पर यह प्रारंभ किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। प्रतिवर्ष किस दिवस को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहां पे आपको ध्यान रखना है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारत में पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो नागपुर में 1975 ईस्वी में 10 जनवरी 1975 में हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था भारत में पहली बार। अगर हम बात करें हिंदी किस अनुच्छेद या किस भाग में वर्णित है? तो भाषा के बारे में अगर बात करें भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का वर्णन है? वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है, लेकिन प्रारंभ में इसमें 14 भाषाओं का वर्णन था। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में दूसरी बार भारत का महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये मुकुल रोहतगी जी हैं और ये दूसरी बार भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का वर्णन है? तो अनुच्छेद 76 जो है ये महान्यायवादी वर्णित है। साथ ही साथ भारत का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत के पहले विधि अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ पहले यहाँ के जो महान्यायवादी थे ये कौन थे? शीतलवाड़ जी जो थे ये पहले महान्यायवादी थे भारत के। साथ ही साथ आपको याद रखना है मुकुल रोहतगी जी ये वर्तमान में 14वें भारत के महान्यायवादी के रूप में ये अपना शपथ ग्रहण करेंगे और इन्होंने इससे पहले 12वें भारत के महान्यायवादी पद के रूप में कार्य किया है। साथ ही साथ वर्तमान
वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में के वेणुगोपाल जी जो हैं भारत के महान्यायवादी के रूप में कार्यरत हैं और इनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त होने वाला है। इसी कारण मुकुल रोहतगी जी को भारत का महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद गुजरात के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यह पंचायती राज मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पंचायतों को और सुदृढ़ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात कर ले, पंचायती राज से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस भाग में पंचायतें वर्णित हैं? तो भाग 9 में। किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपको याद रखना है अनुसूची 11 में पंचायतों का वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। त्रिस्तरीय पंचायतों क्या गठन किसकी देन है? तो या त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन के जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता, जबकि 2 स्तरीय पंचायत का गठन अशोक मेहता के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात कर ले विषय कितने हैं पंचायती राज में? टोटल 29 विषय हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा औद्योगिक निवेश को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश होगा। अब यहां पर औद्योगिक निवेश की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन अगर विश्व में पूछा जाए कि सर्वाधिक एफडीआई भारत में किस देश से प्राप्त हुई है? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर इसको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो यह विशाखापट्टनम में किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है, अगर विकल्प में विशाखापट्टनम ना देकर बंगाल की खाड़ी दिया जाए तो यहां पर आपको बंगाल की खाड़ी चूज करना है, यह भी प्रश्न में सही माना जाएगा। अगर हम बात करें जापान के साथ भारत के जो युद्धाभ्यास होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास होता है तो भारत और जापान के साथ होता है। साथ ही साथ मालाबार युद्धाभ्यास याद रखना है, क्वाड देशों के बीच में होता है, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और भारत। साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल ही में एमपीएक्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जापान और फ्रांस और भारत के बीच में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखें हम। हाल ही में चर्चा में रहा वित्तीय मध्यस्थ कोष को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह विश्व बैंक की पहल है। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? तो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान में जो कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां विश्व बैंक की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ विश्व बैंक और आईएमएफ को जुड़वा सिस्टर के नाम से जाना जाता है। एक समझौता आपको याद रखना है, ब्रेटन वुड्स समझौते के आधार पर आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना की गई और दोनों का मुख्यालय कहां स्थित है? यूएसए की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है, यहीं पर दोनों का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक के प्रमुख कौन है? डेविड मालपास हैं, जबकि आईएमएफ की प्रमुख कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। आईएमएफ से एक प्रश्न याद रखना है, आईएमएफ की दीवार पे भारतीय महिला किसका पिक्चर लगा हुआ है? तो गीता गोपीनाथ का पिक्चर लगा हुआ है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए सिनेमा पर्यटन नीति 2022 प्रारंभ किया? तो यहां सही जो होगा ये गुजरात राज्य ने प्रारंभ किया। अब गुजरात से आपको याद रखना है, गुजरात और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जो 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोले जाने की घोषणा कहां की गई? गुजरात में की गई। अगर हम बात करें रेल यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है? तो रेल यूनिवर्सिटी गुजरात राज्य के बड़ोदरा में बनाई जा रही है। गुजरात राज्य से ही संबंधित है, आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका पहले पुराना नाम क्या था? तो मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना गया है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम। साथ ही साथ 1000 मैच खेलने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह भारत है। और 1000वां मैच का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? तो वो मोटेरा स्टेडियम, और वर्तमान में उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर रिकॉल रखना है, इसको याद रखना है।
ये ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में जरूर बनते हैं। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अपनी तैयारी को इतना सुदृढ़ बनाना है, अपनी तैयारी को इतना व्यवस्थित बनाना है कि परीक्षाएं चाहे जो हो, अगर आप बैठते हैं तो सफलता आपके हाथ आनी ही चाहिए। तो यहां देखें संघाई सहयोग के बारे में, तो यह उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया गया और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें संघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 2001 में की गई और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 9 है। और नवीनतम सदस्य देश कौन है, ईरान जो है इसका नया सदस्य देश है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है और ईरान ने अपनी मुद्रा को परिवर्तित किया है। इसका नाम आपको याद रखना है, टोमान जो है ईरान की नई मुद्रा का नाम है। अगर हम बात कर ले संघाई सहयोग से संबंधित अगर बात हो रही है, तो इससे पहले संघाई सहयोग का संगठन कहां पर आयोजित किया गया था, तो आपको याद रखना है बिश्केक। यह किस देश की राजधानी है, तो आपको याद रखना है जो आपका बिश्केक जो है ये किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, ये बिश्केक है। जबकि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ये ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। संघाई सहयोग से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है, तो आपको याद रखना है तुर्कमेनिस्तान जो है यह संघाई सहयोग संगठन का हिस्सा नहीं है। आपको तुर्कमेनिस्तान की राजधानी भी याद रखिए, अशगाबाद जो है यह तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। फोर्ब्स के रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो गौतम अडानी है। लेकिन अब आपको यहां से इनको चेंज करना होगा, क्योंकि हाल ही में फोर्ब्स की दूसरी रिपोर्ट आई है जहां पर तीसरे के स्थान पे अब ये दूसरे स्थान पर हो गए हैं। किस स्थान पे, दूसरे स्थान पे हो गए। तो इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है, जेफ बेजोस जो अमेजन के सीईओ थे, अमेजन के मालिक हैं, उनको इन्होंने पीछे छोड़ के अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, ये गौतम अडानी बने हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला है हाल ही में किसके द्वारा कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया, तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। कहां किया गया, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। आपको अहमदाबाद से याद रखना है अटल ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया, तो ये अहमदाबाद में किया गया। और किस नदी पर बनाया गया, साबरमती नदी। किस नदी पर दोस्तों, तो साबरमती नदी पर बनाया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें यहां किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2007 में घोषणा किया गया और 2008 में पहली बार इसे मनाया गया। अगर हम बात कर ले भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो पहली बार जनगणना अगर हम बात करें भारत की, तो 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। और नियमित जनगणना की अगर बात की जाए तो 1881 में लॉर्ड रीपन के कार्यकाल में हुआ। इसी कारण स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रीपन को कहा जाता है। आप ध्यान रखिए, जनगणना किस विषय की, किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है जनगणना। अगले प्रश्न के रूप में देखें। हाल ही में चर्चा में रही G20 देशों की बैठक में 2023 जो कि भारत में होगी, भारत के द्वारा किस देश को अतिथि देश के रूप में चुना गया है, तो यह बांग्लादेश को चुना गया है। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है। और यहां से हाल ही में चर्चा में रहा है कुशियारा नदी जल विवाद किन किन देशों में के साथ समझौता हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कुशियारा नदी जल के उपयोग के बारे में समझौता हुआ है। साथ ही साथ भारत किस देश के साथ अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। आपको पता होगा जीरो लाइन या जीरो रेखा किन किन देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में है। अब यहां G20 देशों की बात हो रही है, तो G20 देशों का गठन कब
हुआ था? 1999 ईस्वी में G20 देशों का गठन हुआ था। अगर हम बात कर लें यहां पर इसमें कौन कौन से देश हैं, तो एक यूरोपीय यूनियन है, साथ ही साथ 19 देशों के समूह को मिलाकर G20 देशों के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें 2021 की, कि 2021 के G20 देशों का सम्मेलन कहां बुलाया गया था, तो ये इटली में बुलाया गया था। और 2022 की बात करें तो इंडोनेशिया में बुलाया गया। और 2023 की बात करें तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। आपको राज्य याद रखना है, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ कांत जी को G20 देशों का शेरपा नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास कोडाकू 2022 में कहां भाग ले रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भाग ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ, पहला अभी हमने बात किया मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेता है। साथ ही साथ एक याद रखना है, पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में भाग लेता है भारत और ऑस्ट्रेलिया। साथ ही साथ आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे प्यासी भूमि का देश या कंगारुओं का देश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, कौन है, तो एंथोनी एल्बनीज जो है यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा रक्तदान महोत्सव, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, का आयोजन कब किया गया, तो ये 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाला रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया गया। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया गया और यह 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके नामकरण के लिए, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आरोग्य सेतु पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ इसका लक्ष्य जो रखा गया है 1 लाख यूनिट ब्लड को इकट्ठा करना, इसका लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात यहां से ब्लड से हो रही थी, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के दृष्टिकोण से ब्लड से पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें कि ब्लड रक्त क्या है, तो इसे कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। साथ ही साथ रक्त का निर्माण कहां से होता है, तो अस्थि मज्जा, इसी को बोन मैरो कहा जाता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अगर हम बात करें रक्त के संगठन में कौन कौन हिस्सेदार होते हैं, तो प्लाज्मा जो होता है ये 55% का हिस्सेदारी होता है। और RBC जिसे रेड ब्लड सेल्स और WBC जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, इनकी प्रतिशतता 45% की होती है। अगर हम बात करें रक्त का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त का खोज किया था। साथ ही साथ अगर पूछा जाए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। अगर हम बात करें रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के। और रक्त के थक्का बनने को रोकता कौन है, हिपेरिन नामक तत्व जो है ये रोकता है। और रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं। साथ ही साथ रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, या आप ऐसा कह लीजिए हल्का क्षारीय होता है। ये सारे प्रश्न रक्त से हैं। आप अगर प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो इन्हीं प्रश्नों के बीच का आपका प्रश्न जरूर मिल जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि के लिए दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खोला गया। कहां खोला गया है, तो झुंझुनू राजस्थान में खोला गया है। अब राजस्थान का गठन कब हुआ था, 1949 ईस्वी में राजस्थान का गठन हुआ था। आपको एक प्रश्न याद रखना है कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो 53वां कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। और 52वां कौन सा है, तो रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है, स्थित है। अगर बात करें मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत जी हैं। और राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र जी जो हैं ये राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है, तो
तो ये HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया है। साथ ही साथ याद रखना है निजी बैंकों में, भारत के निजी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो ये HDFC बैंक जो है ये है। इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। एक किताब है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी, ये हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट डिपेंडेंट इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है, तो सौम्या सक्सेना है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है, तो तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और ऐसा करने वाला रूस और चीन के बाद भारत तीसरा देश होगा। ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश होगा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ जू किसे घोषित किया गया है, तो ये दार्जिलिंग जू का पद्मजा नायडू पार्क है, इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ जू के रूप में चिन्हित किया गया है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है, तो ये झारखंड बना है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। आपसे एक प्रश्न याद रखना है, आयुष्मान योजना कहां से प्रारंभ किया गया, तो झारखंड की राजधानी रांची से। सरहुल त्योहार का संबंध किससे है, तो सरहुल त्योहार का संबंध झारखंड से है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कर्क रेखा भारत में किस राज्य की राजधानी के समीप से होकर गुजरती है, तो झारखंड की राजधानी जो रांची है इससे समीप होकर गुजरती है। इसी क्रम में ये 60 प्रश्नों का ये जो रिवीजन का सीरीज था यही समाप्त हो रहा है, और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। 2 शब्द आपसे पुनः हम कहना चाहेंगे। देखिए लिखा गया है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मतलब अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको अपने आत्मबल पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में आपसे विदा लेने से पहले चैनल के द्वारा दिया गया जो जानकारी है अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।